आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज थोड़ी सी देरी हो गई, लेट हो गया, कुछ तकनीकी खामी, टेक्निकल प्रॉब्लम, लेकिन चलता रहता है। अब तो ये कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और पूरी जो अपनी क्राइम तक की फैमिली है वो इसी तरीके से कहानी सुनती रहे, सुनाती रहे अपनी बातें भी, और हम लोग बातें करते रहे। बहुत सारे मेल आए, इसलिए मैंने ये लाइन कही, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें थी, आखिर में बताऊंगा। मैं भी थोड़ा इमोशनल भी हुआ आज की। सीधा अब चूँकि ऑलरेडी देर हो चुकी है, इसलिए अब कहानी के मुद्दे पे आते हैं और कहानी सुनाते हैं। मैंने कई आपको इस तक के इसमें एपिसोड में बहुत कुछ शायद जेल की कहानियाँ सुनाई, लेकिन ये वो कहानी है जो सबसे हटकर है और शायद दुनिया की सबसे ख़तरनाक, एक तरह से कहें तो जेल ब्रेक की कहानी है, जेल तोड़कर भागने की कहानी है। ख़तरनाक इसलिए कि इसमें 99.9% ये तय था कि जो भी इस जेल को भागे मारा जाएगा, और अगर उससे पहले पकड़ा गया तो भी मारा जाएगा। उसके बावजूद 4 लोग ये प्लान करते हैं कि मुझे इस जेल से भागना है, और फिर वो कैसे भागते हैं क्या होता है, ये है पूरी कहानी। जेल जगह पे है, वो एक टापू है और समंदर के बीच में, पास में और कुछ है नहीं। अगर आप जेल से भाग, फिर आप समंदर का इंतज़ार कर रहा है, और समंदर में आप अब समंदर दूर दूर तक फैला हुआ है, और उस समंदर का पानी वहाँ पे इतना ज़्यादा, उसका जो टेम्परेचर है ठंडा है कि 20 मिनट से ज़्यादा पानी में ज़िंदा नहीं रह सकते। तो आप भागेंगे भी जेल से, फिर समंदर आपका रास्ता होता है, और वहाँ से आप कैसे भागेंगे। तो इसीलिए शायद यही सब कर एक सुनसान टापू पर एक जेल बनाई। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के बीच में एक टापू जिसका नाम अल्कैट्राज़, तो ये अल्कैट्राज़ के ही नाम से मशहूर हुआ। और ये कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को के पास जो समुद्री इलाका है, ये टापू थे। सन्नाटा, टापू के ऊपर कुछ नहीं, जेल बनाई गई, और ये जेल खास तौर से सोच के बनाई गई कैसे कैदी यहाँ रखा जाए जो बहुत ज़्यादा होशियार हों, बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरा हो सोसाइटी समाज के लिए, वो भाग न सकें। बल्कि कई ऐसे कैदी जो कई बार जेल तोड़कर भागे, उनको भी लास्ट में इसी जेल में लाकर रखा। ये जेल एक तरीके से कहें तो अमेरिका का कालापानी समझा जाता था। ये जो जैसे अपने यहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने में फरमान में जो काला पानी वाली चीज़ थी कि वहाँ जो जाता था वहाँ से निकल नहीं जाता था, तो इस एट्रस जेल में भी यही कहानी थी कि एक तरह से काला पानी गया एक बार, फिर वो आइंदा बाहर नहीं निकलता। 1982 की बात है। अलग अलग खेप में कुछ कैदी भेजे जाते हैं, में से 3 पे पहुंचते हैं। 2 भाई थे, जिनमें से एक का नाम था क्लेरेंस और दूसरे का नाम था जॉन। ये दोनों भाई शुरू में तो पढ़ने लिखने में सब तेज़ थे, फिर जुर्म की दुनिया में पहुंच जाते हैं, फिर लूट डकैती ये सब इनका पेशा था। इसके अलावा फिर ये कई जेल में रहते हैं। आखिर में फिर इनके सारे ये जुर्म के रिकॉर्ड को देखते हुए ये तय होता है कि इनको अल्कैट्राज़ जेल में भेजा जाए। दोनों भाई वहाँ पहुँच जाते हैं, ये जॉन और क्लेरेंस एंगलिन। तो एंगलिन भाई दोनों वहाँ पहुँचते हैं। उनके साथ साथ वहाँ पर एक और शख्स पहुँचता है जिसका नाम है फ्रैंक मॉरिस। फ्रैंक मॉरिस भी एक जाना माना क्रिमिनल था, और इसकी खासियत ये थी कि इससे पहले 1-2 जेल तोड़ चुकर भाग चुका था। ख़ासतौर पे लुइसियाना जेल से भी ये भागा था, तो इसलिए इसको भी इस अल्कैट्राज़ जेल में भेजा गया। इसके अलावा वहाँ एक चौथा कैदी भी भेजा गया, और उसका नाम था एलन। तो ये 4 लोग अल्कैट्राज़ जेल में पहुँचते हैं। 2 भाई दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन बाकी जो था फ्रैंक मॉरिस और एलन, ये एक दूसरे को नहीं जानते थे। लेकिन हालात ने इन चारों को एक दूसरे के करीब ला दिया। हुआ ये कि जब ये जेल में पहुँचे तो जिस बैरक में मॉरिस था, उस बैरक के बराबर में ही ये एंगलिन भाई थे दोनों बंद, और सामने एक बैरक जो था वह एलन का था। तो ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, और इनमें से इकलौता मॉरिस ऐसा था जो इस जेल में पहले भी एक बार आकर रहकर जा चुका था, तो उसे इस जेल के बारे में सारी चीज़ें पता थी। अब ये 4 कैदी वहाँ रहते हैं, कुछ दिन बीतता है, वक्त बीतता है। मॉरिस के दिमाग में ये था कि इस जेल से भागना है किसी तरह, यहाँ पे रहना नहीं, क्योंकि उसकी सज़ा बहुत लंबी थी और वो उतनी सज़ा जेल में रहकर काटना नहीं चाहता था। वही हाल एंगलिन भाइयों का था कि उसे भी जेल से निकलना है। एलन इस मामले में थोड़ा दब्बू डरपोक, उसने अपने आप को हालात के ऊपर छोड़ दिया था।
लेकिन भागने की कोई सोचे कैसे, इसलिए कि वो जो जेल है वहाँ पे वो समंदर के बीच में है, टापू है। एक तो जेल तोड़ना, फिर जेल से बाहर आप जब निकलें तो समंदर का रास्ता तय करने के लिए कोई जहाज़ या कुछ होना चाहिए। जेल के अंदर ये सारी चीज़ें मुमकिन नहीं है। लेकिन मॉरिस हारता नहीं है और वो तय करता है कि वो इस जेल को तोड़ेगा। अब उस जेल की सिक्योरिटी का आलम यह था कि अगर वहाँ पे शक भी हो जाए कि कोई जेल से भागने की सोच रहा है तो सीधे आदेश था कि उसको गोली मार दी जाए। जेल के पास थोड़ी दूरी पर एक पहाड़ी इलाका टाइप भी था जहाँ पे कुछ खनिज और ये सारी चीज़ें थी, तो कुछ कैदियों को वहाँ काम के लिए भी ले जाया जाता था। तो ये लोग भी उस काम के लिए जाते थे, लेकिन सख्त निगरानी में, और फिर वापस वो जेल में पहुँच जाते। तो जेल में रह रहे हैं और उसके बाद अब इनका ये है कि जेल से निकलना भी है, कैसे निकले, क्या करें, ये सारे मॉरिस के दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं। जब इनको काम धाम मिलता है जेल के अंदर, चूँकि जो सज़ा याफ्ता कैदी होते हैं उनको काम भी करना होता है, तो अलग अलग काम भी दिया गया था। और इसी काम के दौरान में ये लोग, जो वहाँ पे एक खनन था खनिज का, उसमें भी काम करने के लिए जाते थे। और इस काम से आने जाने के दौरान गार्ड्स इन पे हमेशा नज़र रखता था, और ये इनका ये था कि कुछ वहाँ से लेकर आएँ कुछ ऐसे सामान जिससे जेल से भागने में मदद मिले। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि अभी तक सारा प्लान, सारा आइडिया कच्चा पक्का था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मॉरिस ने यह तय कर रखा था कि वो इस जेल को तोड़ के दिखाएगा, और इस जेल से आज तक कोई भागा नहीं है, ये रिकॉर्ड बनाएगा और वो वहाँ रुकेगा नहीं। इसी के बाद सबसे पहले मॉरिस ने इन दोनों एंगलिन भाइयों को अपने साथ मिलाया और उसे बताया कि मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे जेल से निकलना है। पहले तो दोनों भाई भी ये था कि कैसे हो सकता है, लेकिन फिर उन्हें भी निकलना था, तो उन्होंने मॉरिस का साथ देने का फैसला किया। सामने चूँकि बैरक में ही एलन रहता था, तो ये भी ख़तरा था कि अगर ये लोग अपना प्लान करते हैं और एलन एकदम सामने और उसको शामिल नहीं किया तो वो भेद खोल सकता है। तो उन्होंने पता किया एलन थोड़ा सा दब्बू टाइप था, लेकिन मॉरिस के कहने पे फिर एलन को भी साथ मिलाया गया। एलन भी इस काम के लिए तैयार हो गया। अब ये 4 लोगों का गैंग बनता है और ये 4 इस अल्काट्राज़ जेल को तोड़कर भागने की पूरी साजिश रचते हैं। साजिश की शुरुआत होती है कि चूँकि अब फैसला हो चुका था, तो इन लोगों को अलग अलग काम करने की ड्यूटी दी जाती है। तो वहाँ पे एक मुखौटे और पुतले बनाने का भी काम होता था जो कैदियों को मिलता था। तो एंगलिन भाइयों ने, इनको थोड़ा सा इस काम में महारत हासिल थी, इन्होंने मुखौटे और पुतले बनाने का काम लिया। और ये दोनों करते क्या थे कि अब बाहर में काम कर रहे हैं, बैरक के अंदर ये चीज़ें आ नहीं सकती थी, तो चोरी छुपे ये दोनों भाई सारे लोगों की नज़रें बचा के, गार्ड की नज़रें बचा कर, ये कैदियों के जो वहाँ पे जो बार बार आता था ना, ये जो हफ्ते में, महीने में बाल काटे जाते थे, वो बाल इकट्ठा करना शुरू किया। इसके अलावा जो खाली चीज़ें थी, गत्ते से लेके बाकी कॉटन, रुई, ये वो जो वो काम करता था उसमें भी छुपा छुपा के चोरी करके ये चीज़ें जो पुतला बनाने में और मुखौटा बनाने के काम में जो आता था, वो चीज़ें ये धीरे धीरे छुपा कर बैरक में लाकर रखना शुरू किया। और ये काम दोनों भाइयों का था, एंगलिन भाइयों का। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कागज़, लकड़ियाँ, बाल जमा करनी शुरू की, और धीरे धीरे इन्होंने पुतला अपने बैरक में भी बनाकर रखना शुरू किया। और वो बैरक में पुतला जो बना रहे थे वो ऐसा था कि उसको अगर कोई आदमी देखे तो दूर से लगे कि ये इंसान ही है, बिल्कुल हूबहू इंसान की तरह का पुतला और मुखौटा। जेल के अंदर एक कैदियों के मनोरंजन के लिए भी कुछ चीज़ें थीं। उसमें एक म्यूज़िक यंत्र आता है, अकॉर्डियन। तो अकॉर्डियन वहाँ पे एक पड़ा हुआ था जो कुछ कैदी बजाते थे, लेकिन उसमें कुछ ख़राबी आ गई। तो कई सारे अकॉर्डियन थे, एक अकॉर्डियन जो ख़राब था, मॉरिस अच्छा खासा बजाता था, उसने जेल स्टाफ से मिलकर रिक्वेस्ट की कि वो इसे एक ये जो ख़राब पड़ा हुआ अकॉर्डियन है ये दे दे, इसे वो बना के ठीक कर देगा और फिर बजाएगा भी। तो उन्होंने भी कहा बेकार है, ले जाए, इसका कोई यूज़ तो है नहीं। तो उन्होंने वो जो यंत्र था अकॉर्डियन, वो मॉरिस को दे दिया। मॉरिस उसको अपने बैरक में ले आया। अब इसी दौरान में इन्होंने कुछ और चीज़ें की। इन्होंने रेनकोट चुराना शुरू किया। कई बार जो कैदी बाहर जाते थे उसके बाद जेल में आते थे तो बारिश हो रही थी, तो इन सबको रेनकोट मिला करता था, तो वो रेनकोट चुराने का काम भी इन्होंने किया। और कई रेनकोट वो उठा कर धीरे धीरे अपने बैरक में लेकर आने लगे।
इसी दौरान में इन्होंने जो खाना इनको मिलता था उसके चम्मच, बटर नाइफ, प्लेट्स, ये भी धीरे धीरे करके चुरा कर ये अपने बैरक्स में लाना शुरू करके रखना शुरू कर दिया। अभी तक सारे सामान जुटा रहे हैं इस जेल से निकलने के लिए, जिसमें पुतला बनाने का सामान, मुखौटा बनाने का सामान, रेन कोट, बटर नाइफ, चम्मच, प्लेट, इसके अलावा एक म्यूज़िकल जो इंस्ट्रूमेंट था अकॉर्डियन वो। अब ये जब सारी चीज़ें जमा हो गई, इसके बाद आगे का खेल शुरू होता है। चूँकि मॉरिस इस जेल में पहले आकर रह चुका था, इसलिए उसे पता था कि ये एक तो समंदर के बीच में ये टापू जेल, तो उस जेल के हर बैरक के पीछे दीवार में जो समंदर का पानी था, उस पानी की सप्लाई के लिए, पानी खारा होता समंदर का, तो वो पाइप लगा हुआ था और उस पाइप के ज़रिए उस टापू पे समंदर का पानी आ रहा था। तो जिस बैरक के पास वो पाइप था, चूँकि समंदर के पानी में नमक होता है, खारा होता है, तो उससे जो दीवारें हैं सीमेंट बाकी चीज़ों की, वो जल्दी ख़राब होती हैं। आप किसी भी समुद्री इलाके में आप जाएँ तो आप देखेंगे ये चीज़ें होती हैं, अगर वो समुद्री पानी किसी चीज़ से संपर्क में आता है तो। मॉरिस चूँकि इस जेल में रह चुका था, इसलिए उसे अच्छी तरीके से पता था कि कौन कौन सी पाइप किस किस बैरक के पास से गुजरी, और नसीब उसका अच्छा ये था कि जिस बैरक में ये दोनों भाई रहते थे, एंगलिन भाई, उसके ठीक बैरक के पीछे भी एक पाइप थी, और वो पाइप पहले से थी, और इसलिए उस बैरक की दीवार जो है वो कमज़ोर थी, जंग लगने की वजह से थोड़ी ख़राब हो गई और कमज़ोर हो गई। तो उन्होंने तय किया कि हम उसी बैरक से निकलने का इंतज़ाम करेंगे। अब उस बैरक में जहाँ से निकलना था, जहाँ पे पाइप थी, इन्होंने जो चम्मच, बटर नाइफ, प्लेट्स लाए छोटे छोटे, उसके इन्होंने उन्हीं औजारों से उस दीवार में सुराख बनाना शुरू किया। अब वो चम्मच, बटर नाइफ और इन चीज़ों से जब वो दीवार में खुदाई करते तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत भी आवाज़ आती। तो उसकी प्लानिंग ये थी कि जिस वक्त ये खुदाई होती, उसी वक्त वो जो अकॉर्डियन इंस्ट्रूमेंट था वो मॉरिस बजाना शुरू कर देता है या फिर ठोकना शुरू कर देता है, ऐसा लगता है कि वो उसको ठीक कर रहा है, रिपेयर कर रहा है। तो उस अकॉर्डियन की आवाज़ में दीवार खोदने की जो आवाज़ थी वो दब जाती, और इस तरीके से हर दिन 3 से 4 घंटे उस दीवार में ये सुराख करते रहे, और फिर उस दीवार के पास जो उनको बैरक के अंदर कुर्सी और कुछ चीज़ें दी गई थी, वो उसके आड़ में उसको छुपा देते जब वो काम पे जाते। इस बैरक को जो है, दोनों भाइयों के बैरक को चुना गया, तो उसकी वजह एक और भी थी। उस बैरक में जहाँ पे ये सुराख कर रहे थे, उसके ठीक दीवार के पीछे वो जंगल था, जेल का जो हिस्सा टापू था उसमें पीछे जंगल था, कोई आता नहीं था, और वहाँ पे एक जिम था जो जेल के स्टाफ के लिए था। तो वो जिम की छत थी, वो जहाँ से ये दीवार, इसके कमरे के जो सुराख जहाँ कर रहा था, वो सुराख जहाँ पे बाहर निकलता, वो उस पीछे के जिम की छत थी, और उस जिम के चारों तरफ जंगल था, और ऊपर में छत पे कोई आता जाता नहीं था, और उस छत के बराबर में फिर समंदर था। तो ये दीवार की जो सुराख थी वो उस जिम के छत तक खुलनी थी। 3-4 घंटे डेली। मई 1962 में ये काम शुरू किया इन लोगों ने, और उसके बाद इसको सुराख करना शुरू किया। आखिर में उस दीवार में इतना बड़ा छेद हो गया जिससे एक आदमी आसानी से बाहर निकल सकता है। जब एक आदमी के लायक उस दीवार में सुराख हो गया, इसके बाद ये पहला इनका जो मिशन था वो पूरा हुआ। अब दूसरा था, सुराख तो हो गया, वो बाहर भी निकल जाएंगे, पर भागेंगे कैसे? चारों तरफ समंदर है, जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई जहाज़ और ये वो इंतज़ाम कर नहीं सकते, जेल का स्टाफ कोई मिला हुआ नहीं है, और समंदर में छलांग मारकर तैरने का मतलब है कि जान अपनी देना खुदकुशी के बराबर है, क्योंकि दूर दूर तक समंदर, किनारा कहीं है नहीं, आप जाएंगे कहाँ? और 20 मिनट से ज़्यादा आप तैर के बच नहीं सकते। तो मॉरिस ने इसका भी पहले से ही प्लान कर रखा था। उसने क्या किया कि जब सुराख हो गया और एक आदमी उसमें से बाहर निकलने लायक हो गया, फिर उसने उन रेनकोट्स को बाहर निकालना शुरू किया जो इन लोगों ने चोरी कर करके जमा किया था। उसके बाद इस अकॉर्डियन का आप सही इस्तेमाल किया, उसके लकड़ी और बाकी चीज़ों से, और कुछ जो उस छत के ऊपर इनकी जो जिम छत थी और जहाँ से सुराख निकलता था, वहाँ पे कुछ लकड़ियाँ और ये सारी चीज़ें थी जंगल की वजह से। तो इन्होंने सारे रेनकोट को मिलाकर और उन लकड़ियों के और अकॉर्डियन की मदद से एक छोटा सा इस तरह का बोट या नाव आया,
जो हवा के सहारे समुद्र में आगे बढ़ सके। मतलब बहुत पुख्ता नहीं था, बहुत सॉलिड नहीं था, लेकिन इतना था कि उसमें कुछ भी हो सकता था, वो डूब भी सकता था। लेकिन मॉरिस ने इस पे काफ़ी काम किया था और उसी हिसाब से उस सारे रेनकोट की मदद से और अकॉर्डियन की मदद से, कुछ लकड़ियों की मदद से उसने उस जिम की छत पर निकलकर और रात को जाते और ये उस नाव को बनाने की अपनी सारी चीज़ें करते 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 आखिरकार जून का महीना आ गया। जून 1962 में सब कुछ अब तैयार हो चुका था। अच्छा, जब ये सारा काम करते तो इस दौरान में जब ये ख़ास तौर पे जब ये नाव बनाने के लिए दोनों जाते, दो करके जाना था, दो दो बारी बारी से, तो जो दो लोग जाते तो अपने बैरक में उस वक्त ये जो पुतला बनाया था उस पुतले को इस तरीके से कंबल और उससे ढक के रख देते, थोड़ा सा चेहरा दिखाकर, और अंधेरा भी होता कि सामने अगर कोई गार्ड गुजरे तो लगे कि कैदी अंदर है। तो पुतला उस वक्त कैदी के रूप में होता, तो किसी को शक नहीं होता। गार्ड कई बार आता भी, देख कर और चला जाता, उसे लगता कि अंदर है, और जबकि ये उस छेद से बाहर निकलकर उस वक्त नाव बना रहे होते रात के वक्त। ये सारी चीज़ें होती गई। आखिरकार जून का महीना आया और जून के महीने में अब नाव भी तैयार और एक रात तय हो गया। जब आखिरी रात सब कुछ रेडी था कि आज की रात अब भागनी है। इसके बाद एक एक कर पहले एंगलिन बंधु, जो दोनों भाई थे, वो उस बैरक के सुराख से बाहर निकलते हैं। फिर मॉरिस निकलता है, जिम की छत पे पहुंच जाते हैं। छत से लगा हुआ समंदर है। नाव जो इन्होंने अपने हाथ से बनाया था वो उनके पास है। नाव क्या, एक गोल सा जो रेनकोट है और उसकी मदद से, और अब समंदर का सफ़र था। 3 होल से बाहर आ गए। अब चौथा एलन बचा सिर्फ। एलन उस सुराख में दाखिल होता है, लेकिन एलन उस सुराख के अंदर फंस जाता है, क्योंकि ये तीनों जो थे ये स्लिम थे, इनका वेट कम था, और इन्होंने एक इंसान के हिसाब से उसको सुराख बनाया था कि उसी में से वो उतना निकल सकता है। और एलन के बारे में सोचा नहीं था कि उसका थोड़ा सा वो ज़्यादा मोटा है और वेट ज़्यादा है, वो फंस सकता है। और यही हुआ कि जब ये 3 बाहर आ गए और लास्ट में एलन अंदर आया तो एलन फंस गया, और इस तरीके से फंसा वो कि ना वो आगे बढ़ सकता है ना पीछे हट सकता है, क्योंकि जब उसे लग रहा था कि वो फंस सकता है, लेकिन जेल से निकलना भी हो तो उसने अपनी पूरी ज़ोर लगा दी, पूरी कोशिश कर ली कि सुराख से किसी तरह उस पीछे छत तक पहुंच जाए, लेकिन वो उस सुराख में फंस गया। तो उसके पैर का कुछ हिस्सा बैरक की तरफ अंदर है और बाकी हिस्सा उसका सुराख के अंदर है। दूसरी तरफ वो सुराख से तीनों देख रहे हैं और उन्होंने काफ़ी कोशिश की निकालने की। उन्हें लगा कि ये निकल नहीं सकता। वक्त तेज़ी से बीत रहा था, गार्ड कभी भी आ सकता था, पकड़े जा सकते थे। आखिर में ये तीनों फिर ये तय करते हैं कि वापस लौट के जाएंगे अंदर या यहीं पे पकड़े जाएंगे, तो हो सकता है गोली मार दें। तो फैसला ये हुआ कि शायद तकदीर को मंजूर नहीं है। एलन को उसमें से मॉरिस कहता है कि शायद तुम्हें आज़ादी तुम्हारी किस्मत में नहीं है, तो मुझे तुम्हें छोड़ कर जाना पड़ेगा, मैं मजबूर हूँ, वरना हम तीनों भी मारे जाएंगे। एलन को उस वक्त बुरा लगता है, गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी नहीं सकता था, फंसा हुआ था, बाहर भी नहीं निकल सकता था। उन्होंने खींचने की भी कोशिश की, नहीं आया। तो आखिर में एलन को छोड़कर वो तीनों उस अपने बनाए हुए नाव को या बोट को, जो कहें आप, समंदर में उतारते हैं, और रात के अंधेरे में, रात करीब 11:30 के आसपास, वो वहाँ से उस जेल से की चारदीवारी से बाहर निकल जाते हैं और समंदर में आगे सफ़र के लिए चले जाते हैं। इधर अब भी एलन जो है उस सुराख में फंसा हुआ है। लगभग 5-6 घंटा का वक्त बीतता है। सुबह सुबह गार्ड आता है। इन लोगों का जो शेड्यूल था, उठने का टाइम था, तो वो अचानक गार्ड की नज़र, चूँकि इस बार उन्होंने सुराख को ढका नहीं क्योंकि वो फंसा हुआ था, ढकने वाला कोई था नहीं, तो पैरों पे पड़ती है और तेल की दीवार के अंदर से 2 पैर और एक सुराख। गार्ड फ़ौरन अलर्ट होता है, अलार्म बजाता है। गार्ड सारे बाकी भाग कर आते हैं। किसी तरह बड़ी मुश्किल से खींचकर एलन को बाहर निकाला जाता है। इसके बाद एलन से पूछा जाता है, तब एलन पूरी कहानी बताता है। एलन ने यह भी कहा था कि उसे शुरू में, उस वक्त जब वो छोड़ कर गए तो उसे गुस्सा आया था और उसे लगा था कि वो चीख चिल्ला कर गार्ड को अलर्ट कर दे और बता दे कि ये तीनों भाग रहे हैं, बट उसे लगा कि नहीं, उन्होंने कोशिश आखिर तक की थी, इसलिए उसने अपना इरादा बदल दिया कि मैंने सही, मेरे साथियों को आज़ादी मिल जाएगी। तो उसके बाद वो बताते हैं, गार्ड फौरन अलर्ट होते हैं। उसके बाद खोजी दस्ता निकलता है समंदर में, आसपास का पूरा इलाका, हालांकि 6 घंटा बीत गया,
पर इन्हें लगा कि अगर वो भागा है, पहले तो उन्हें कि नाव और ये सारी चीज़ें कैसे बनाई यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्हें लगा कि बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता। खोजी दस्ता निकलता है, सुबह से शाम हो जाती है, कहीं कोई नहीं मिलता, कोई लाश नहीं मिलती। अगले दिन फिर तलाश होती है, कहीं कोई नहीं मिलता। 3-4 दिन बीत जाते हैं, 3-4 दिन तक कोई उस खबर नहीं मिलती, न किसी की लाश मिलती है और ना ही उनका कोई बोट मिलता है। और पहली बार ऐसा हुआ था कि इस जेल से लोग भागे थे, तो जेलर की आप हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोशिश फिर भी जारी रहती है कि कम से कम बोट मिल जाए, लाशें मिल जाए, तो इस केस को क्लोज़ किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ मिलता नहीं है। कुछ दिनों के बाद, लगभग 4-5 दिनों के बाद, वहाँ से एक नॉर्वे की एक जहाज़ जो है, मालवाहक जहाज़ वहाँ से गुजर रहा था। तो उस जहाज़ के कुछ कर्मचारियों ने समंदर में एक लाश देखी, और उस लाश की जो कपड़े पहने हुआ था वो इसी अलेक्ट्रस जेल के जो कैदियों की ड्रेस होती है, वो उसका कहना था कि वैसे ही था, इसीलिए उसे लगा। तो उसने उस जेल के स्टाफ को खबर दी, सूचना पहुंचाई कि उसने ऐसे से एक लाश देखी है, लेकिन वो रुका नहीं और उस लाश को उसने उठाया नहीं। उसके बाद फिर जेल के स्टाफ और जेल की खोजी दस्ता वहाँ पे पहुँचती है, लेकिन वो लाश नहीं मिलती और ये बात आई गई होती है। जब महीना गुजर जाता है, कोई पता नहीं चलता, फिर ये मामला फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अमेरिका की जो सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है, FBI को दे दी जाती है। इसलिए कि इस जेल को बनाने का मतलब ही ये था कि अल्काट्राज़ जेल जो है ये सबसे महफूज सुरक्षित जेल है और यहाँ पे ऐसे ऐसे अपराधियों को भेजा जाता, लेकिन अगर यहाँ से भी जेल ब्रेक हो जाए तो फिर क्या करें और कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो इसके लिए इस मामले की जांच FBI को सौंपी गई, लेकिन FBI इसको जांच करती रही और आखिर में जो नॉर्वे वाले जो जहाज़ ने देखा था उससे भी बयान लिया, तो उसने कहा कि सिर्फ उसने उस जेल के कैदी की वर्दी की वजह से लगा था कि वो लाश जेल के कैदी की है, इसके अलावा उससे और कोई पुख्ता जानकारी नहीं। FBI इस मामले की जांच करती रही। 62 में ये लोग भागे थे, 1962 में जून के महीने में। 70s का दौर आता है, 75 के आसपास, करीब 15 साल के बाद, 77 में FBI जो है इस केस को क्लोज़ कर देती है और कहती है चूँकि उस कोई लाश नहीं मिली, बाकी कोई सबूत नहीं मिला, तो क्लोज़ ऐसे करती है। FBI अपनी रिपोर्ट में लिखती है कि जेल से भागने के बाद चूँकि समंदर में 20 मिनट से ज़्यादा आप तैर नहीं सकते थे, जो उन्होंने नाव बनाई वो बहुत दूरी तक उनको ले नहीं जा सकती थी, इसलिए उन तीनों की मौत हो गई समंदर में डूबने से और ये केस क्लोज़ कर दिया जाता है। FBI की इस रिपोर्ट के बाद मॉरिस और जो एंगलिन भाई हैं दोनों, क्लेरेंस और जॉन, इनकी मौत को एक तरह से कानूनी वो दे दिया गया कि ये जेल से भागे थे और तीनों समंदर में मारे गए। बात आई गई हो गई। करीब उसके बाद ये 75 की बात है, 40 साल गुजर जाते हैं और 1962 के हिसाब से करीब 52 साल गुजर जाते हैं। 2015 में अचानक एक डॉक्यूमेंट्री आती है अमेरिका में, और उस डॉक्यूमेंट्री में ये जो दोनों भाई थे, क्लेरेंस और जॉन, इनका एक तीसरा भाई था जिसका नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट की उम्र करीब उस वक्त 70-75 साल की थी और उस डॉक्यूमेंट्री में रॉबर्ट का इंटरव्यू था और उस डॉक्यूमेंट्री में रॉबर्ट ये बताता है, ये डॉक्यूमेंट्री बनाई ही गई थी इसी जेल के ऊपर, कि उसके जो दोनों भाई भागे थे वो दोनों जेल से भाग गए थे और वो मरे नहीं थे। उसने बताया कि उसके बाद उन लोगों ने उससे संपर्क किया था और उन्होंने बताया था कि हम तीनों जेल से भागे और हम तीनों अलग अलग रहते हैं और हम तीनों ठीक हैं। और आखिरी बार जो उसने अपनी आखिरी बात बताई थी वो ये बताई थी कि 2008 में मॉरिस की मौत हो गई उम्र की वजह से, क्योंकि तब तक वो 80 पार कर चुका था। जबकि 2011 में क्लेरेंस की मौत हो गई, जो रॉबर्ट का भाई है छोटा, और जो जॉन और क्लेरेंस जो दोनों भागे थे। तो 2011 में क्लेरेंस की मौत हुई, वो भी नेचुरल मौत मरा। जबकि जो तीसरा भाई था इनका, जॉन, उसने बताया कि जॉन से जो आखिरी बात हुई थी तब उसने कहा था 2015 में कि वो, उसकी उम्र इस वक्त 83 ईयर ओल्ड है वो, और वो कैंसर हो गया है और नॉर्थ डेकोटा
कि एक मिनांट इलाके में रह रहा, अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। तब तक वो इकलौता जिंदा था, जॉन। मॉरिस और क्लेरेंस, इन दोनों की मौत हो चुकी थी। तो जब ये डॉक्यूमेंट्री आई 2015 में, तो अचानक हड़कंप मच गया। FBI की इस रिपोर्ट पे लोग सवालिया निशान उठाने लगे। फिर इसके कहा गया कि इस पूरे मामले की जांच की जाए। इसके बाद जो टीम है वो नॉर्थ डेकोटा की उस बताए हुए जगह पे पहुंचती है जहाँ पे रॉबर्ट ने बताया, लेकिन वहाँ पे कोई मिलता नहीं है। फिर कहा जाता है कि नहीं, ये सब बकवास है, मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन तभी एक और लेटर मिलता है, और ये लेटर जो था तफ्तीश के दौरान पता चला ये रॉबर्ट के नाम आया था, और रॉबर्ट को ये लेटर जॉन ने लिखा था, उसके भाई ने। और ये लेटर 2010 के बाद लिखा गया था, और उसमें उसने पूरी डिटेल लिखी थी कि कैसे वो इस जेल से भागा था, और कैसे फिर वो तीनों अलग रहे, कहाँ कहाँ रहे, फिर कैसे क्लेरेंस की मौत हुई, कैसे मॉरिस की मौत हुई। तो ये लेटर भी एक सबूत था कि ये तीनों जून 1962 में जब वहाँ से भागे थे, तो ये मरे नहीं थे। अगर ये मरते तो ना ये लेटर मिलता, ना रॉबर्ट उनको संपर्क करता, ना रॉबर्ट उनसे फ़ोन पे बातचीत करता। तो आज भी लेकिन ये एक पहेली है। FBI के हिसाब से ये तीनों मारे जा चुके हैं, तीनों मर गए जेल से भागने के बाद समंदर के अंदर। लेकिन जो सबूत हैं वो ये कहते हैं, जो लेटर गवाही देता है कि अगर ये तीनों उस समंदर से बाहर नहीं निकले तो ये लेटर उसके भाई तक कैसे पहुंचा। अगर वो तीनों समंदर से बाहर नहीं आए थे तो उसके भाई को कैसे मालूम कि कब कहाँ किसकी मौत हुई। तो ये मामला आज भी ऐसा है कि FBI के हिसाब से वो तीनों मारे जा चुके थे, लेकिन सबूत और बाकी चीज़ें जो गवाह हैं वो ये कहती हैं कि नहीं, वो उस जेल को तोड़कर सही सलामत बाहर गए थे, निकले थे, और उसके बाद ये बहुत समय के बाद अपनी नेचुरल मौत मरे। जबकि तीसरा है जो तब तक 2013 तक जिंदा था, लेकिन उसे कैंसर था, जॉन को। ये तो कहानी का एक पहलू था। दूसरा, उधर जब इस जेल से 1962 में ये तीनों भागे, उसके बाद इसका इतना सदमा लगा, और ये लगा कि इतना सारा खर्च किया जा रहा है, एक टापू पे जेल बनाया गया, और ऐसा जेल जिसको कोई तोड़ ना पाए। लेकिन अगर इस तरह की कैदी भाग गए तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है, सिक्योरिटी में सेंध है। साल भर के बाद ही 1963 में इस जो जेल है इसको बंद कर दिया गया, इसके कैदियों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, और उसके बाद से ये टापू खाली कर दिया गया। और फिर कभी यहाँ पे जो है कोई कैदी नहीं, कोई जेल नहीं, और उस जेल को एक तरह से एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे ही कुछ दिनों तक यूज़ किया गया था। तो अल्कैट्रेज़ जेल, जिससे कभी कोई नहीं भागा, और भागने के बाद 3 कैदी समंदर को पूरा सीना चीर कर निकले और फिर ज़िंदा रहे इतने साल तक, ये अपने आप में एक अजीबोगरीब कहानी है, और शायद ऐसी कहानी की दूसरी मिसाल नहीं मिलती है। तो ये थी पूरी कहानी इस अल्कैट्रेज़ जेल की। और इत्तेफाक से इस जेल की कहानी की सिफारिश जो की थी हमारी अपने क्राइम तक की फैमिली के रोहन भौमिक हैं कोलकाता से, इन्होंने कहा था कि सर आप इस जेल की कहानी सुनाएं। तो भौमिक साहब, थैंक यू वेरी मच आपको इस कहानी को बताने के लिए और बाकी पूरी क्राइम तक की फैमिली को पहुंचाने के लिए। लेकिन अब आगे मैं कुछ सवाल लूँ, कुछ आपसे बाकी कुछ लिख कर लाया हूँ आप ही लोगों के लिए। तो वो पहले जो बहुत सारे आपके मेल होते हैं, एक रोहन भौमिक साहब आपने तो सुनाया ही था, ये थैंक यू वेरी मच कि आपकी कहानी थी। ये सुरेंद्र पाल हैं, ये श्रीलंका की टीम पे जो पाकिस्तान में अटैक हुआ था उसकी कहानी सुनना चाहते हैं। शायद मैंने सुनाई है ये, अच्छा नहीं सुनाई है। टेंजिन धादेन हैं, US कनाडा में, इन्होंने बड़ा लिखा कि मैं आपकी कहानी सुनने के लिए $16 के जो है वो रिचार्ज कराता हूँ या डेटा लेता हूँ। और थैंक यू टेंजिन साहब। इनका एक ये भी था कि रवीश कुमार को अभी जो मैक्सेसे अवार्ड मिला था उस पर हिंदुस्तानी मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया, जबकि हम बाहर में रहते हैं, US कनाडा में, हमें बड़ा गर्व होता है, तो उसकी खबर हिंदुस्तान के चैनल पे नहीं आई। टेंजिन साहब, मैं आपसे सहमत हूँ, शायद रवीश कुमार की इस खबर को न्यूज़ चैनल ने दिखाया नहीं, जबकि ये कायदे से दिखाई जाने लायक खबर है, क्योंकि ये एक बड़ा सम्मानजनक अवार्ड है। इससे पहले किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, ऐसे कुछ गिने चुने लोगों को मिला है, तो बड़ा पुरस्कार था। और रवीश कुमार के साथ साथ ये पूरी जर्नलिज्म बिरादरी के लिए एक गर्व और इज़्ज़त की बात थी। लेकिन क्या कहूँ, कई चीज़ें रहने दीजिए, तो नहीं दिखाया गया। इसके अलावा रामी आर्या हैं, ये पॉपी गर्ल की कहानी सुनना चाहती हैं। जागृति पटेल हैं, ये इन्होंने लिखा कि मेरी हिंदी अच्छी है, शुक्रिया जागृति जी, और
इनका ये भी है कि मातृभाषा को हमें हमेशा जो है वो बढ़ावा देना चाहिए, इसको बोलने में शर्माना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल ये मैं हर एक से यही कहूँगा कि जो हमारी, क्योंकि दुनिया में आप जहाँ जहाँ अलग अलग कंट्री, बहुत सारे हमारे क्राइम तक की फैमिली के लोग अलग अलग देश में रहते हैं, वो सब अपनी ज़ुबान को, अपनी भाषा को बहुत इज्जत देते हैं, बोलते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं। हमारे देश में पता नहीं कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोग हिंदी बोलते हुए या अपनी मातृभाषा बोलते हुए शर्म टाइप का महसूस करते हैं, अंग्रेज़ी बोलने को ज़्यादा बेहतर। भाषा कोई भी बुरी नहीं होती, सब अच्छी होती है, लेकिन जहाँ भावनाएँ ऐसी आ जाए कि इसके बोलने से मैं ज़्यादा अच्छा हो जाऊँगा और ये बोलने से मैं ज़्यादा बुरा हो जाऊँगा या लोग मजाक उड़ाएंगे, ये सोच गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। राजीव ठाकुर है, ये सूखा एक कहला है जो पंजाब का क्रिमिनल, उसकी कहानी सुनना चाहते हैं, जल्दी सुनाता हूँ आपको। श्रीलेखा देशमुख हैं, ये इशमीत सिंह जो एक सिंगर, उसकी मौत की कहानी सुनना चाहते हैं तो जल्दी सुनाता हूँ आपको। अमित प्रकाश सेन, ये ऑपरेशन ट्राइडेंट सुनना चाहते हैं। मोहम्मद ताहिर, हिटलर की कहानी सुनना चाहते हैं, कमाल है, हिस्ट्री भी आ गया। सतीश कुमार हैं, ये आजमगढ़ के हैं, चाइना में रहते हैं, लेकिन ये श्रीपाल की कहानी सुनना चाहते हैं, श्रीपत शायद। गौरव हैं, आज इनका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे गौरव, हमेशा खुश रहिए, अच्छे रहिए। ये भागलपुर राइट की कहानी सुनना चाहते हैं। शहजाद खान हैं, ये हनीफ की कहानी सुनना चाहते हैं। कबीर अमीन हैं, सचिन पांचाल हैं, निकिता पांचाल हैं, दोनों हैदराबाद से हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा खूबसूरत मेल लिखा। हरमनदीप सिंह हैं टोरंटो से, और ये धनंजय सिंह जो क्रिमिनल भी रहे, नेता भी रहे, उनकी कहानी सुनना चाहते हैं, जल्दी सुनाता हूँ हरमनदीप सिंह जी। रोहित सेन हैं, ये भटिंडा से हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, क्राइम तक की कहानी मिस नहीं करते हैं। शुभम कुमार झा हैं, शिल्पी पाठक हैं, फैसल वारिस हैं, नागेंद्र शाह हैं। इन्होंने कहा कभी मेल मैंने लिखा नहीं, मेल लिखना नहीं आता, लेकिन सिर्फ मोहब्बत में मेल लिखा है। थैंक यू वेरी मच नागेंद्र साहब। मुजम्मिल फर्नीस हैं, इसके अलावा चमकौर सिंह हैं लुधियाना से। जनक रावल हैं और ये लंदन से हैं। इन्होंने लिखा कि अच्छी चीज़ इन्होंने लिखी कि हमेशा आप जो भी करते हैं या जो होते हैं उसमें माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है या आपके गुरुओं का बहुत बड़ा रोल होता है। पता नहीं किस संदर्भ में लिखा है इन्होंने, लेकिन अच्छी चीज़ लिखी। तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि बिल्कुल आपके जो पहले गुरु ही होते हैं वो माँ बाप होते हैं। फिर आप ज़िंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आपको अलग अलग गुरु मिलते हैं। तो माँ बाप की जो इज़्ज़त ना करे, जो रिस्पेक्ट ना करे, मेरी नज़र में तो खैर वो इंसान ही नहीं है। और गुरु का दर्जा माँ बाप से भी बढ़ा दिया गया है हर धर्म में और मज़हब में, क्योंकि वो आपको अच्छे बुरे की फिर तमीज़ आगे बताते हैं। तो खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको माँ बाप की सेवा करने का मौका मिलता है। उनमें से मैं एक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप दोनों ही नहीं हैं। लेकिन जितने भी लोग हैं, वाकई माँ बाप की अपनी इज़्ज़त करनी चाहिए और जितनी आप सेवा कर सके, क्योंकि क्या पता कल को मौका ही ना मिले। तो उससे अच्छा है कि जब मौका है ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच जनक रावल साहब, आपने जो कुछ लिख के भेजा मुझे बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू। हाँ सिर्फ बताओ। सुंदर बागवान जी बोल रहे हैं सर, वो श्रीलंका अटैक वाली 163 एपिसोड पर, श्रीलंका में की टीम पे जो पाकिस्तान में अटैक हुआ था, मुझे याद था कि वो कहानी सुनाई है, एपिसोड नंबर 163, तो आप देख सकते हैं उसको। सर सुंदर बागवान बोल रहे हैं सर, उस जेलर के ऊपर क्या कोई एक्शन लिया गया और रॉबर्ट को किसी पूछताछ का सामना करना पड़ा बाद में? नहीं, रॉबर्ट भी चूँकि उसकी उम्र बहुत थी और रॉबर्ट उस वक्त किसी और कंट्री में था, तो उससे तो उसने जब वो दिया उसका जो डॉक्यूमेंट्री आई, उसके बाद सिर्फ उसका ये था कि चूँकि उसने कांटेक्ट नहीं किया और वो वहाँ से कांटेक्ट किया गया था और बहुत पुराना केस हो गया था, FBI ने क्लोज़ कर दिया, क्योंकि कानून में तो वो तीनों मुर्दा थे, तो मुर्दा के और मुर्दा की फैमिली के ऊपर मुकदमा तो चलता नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हुई नहीं। जेलर के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया गया ये मुझे नहीं मालूम है, तो ये मैं ज़रा अपडेट पता करके आपको बताता हूँ। नीलकंठ शुक्ला जी बोल रहे हैं सर, इतना सब करते हुए किसी पुलिस प्रशासन या जेल के किसी इंसान को ना पता चले, ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ तो मिली भगत होगी, आपको क्या लगता है? नीलकंठ साहब, इसमें हाँ कई चीज़ें हैं मुझे कि आप इतने दिनों जेल तोड़ना मतलब 1-2 दिन का काम नहीं होता, लंबी एक प्रक्रिया होती है, आप पूरा प्लानिंग करते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो शातिर होते हैं वो इसी तरह से कामयाब होते हैं। तो इतनी चीज़ें चलती रहीं लेकिन पता ना चला, तो क्या मिली भगत भी हो सकती है, पॉसिबल है कि जेल स्टाफ भी कुछ मिला हो, और नहीं मिला है तो फिर वाकई है कि ये लोग हद से ज़्यादा शातिर थे। और कहते हैं कि जो मॉरिस का दिमाग है, मॉरिस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आई बाद में कि उसने पहले भी लुइसियाना का जेल ब्रेक किया था, कि उसका दिमाग जो है वो बहुत शातिर था, बहुत तेज़, वो मतलब वक्त से आगे की सोचता था। तो शायद ये उसी की कोशिश का नतीजा था कि उसने इस तरह के जेल को ब्रेक किया। सर कोल्ड रूट बोला सर, एलन का क्या हुआ जब वो पकड़ा गया? कोल्ड रूट साहब, एलन के ऊपर इस तरह की साजिश में शामिल होने का मामला FBI ने भी दर्ज किया था, लेकिन 1963 में चूँकि ये जेल बंद कर दिया गया तो फिर उसको दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद वो कब आज़ाद हुआ नहीं हुआ,
ये एक बार चेक करना पड़ेगा। सर दिवाकर चौधरी जी बोल रहे हैं कि जितना दिमाग उन्होंने इस चीज में लगाया था, काश अरेस्ट होने से पहले लगाते तो आज समाज में जरूर कुछ ना कुछ अच्छे नाम के साथ रहेंगे। दिवाकर साहब, हमेशा ये होता है कि जब वक्त निकल जाता है, जब तो इन चीज़ों का एहसास होता है। कई ऐसे क्रिमिनल हुए हैं इस दुनिया में जिनके पास बहुत बेहतरीन दिमाग था, लेकिन उन्होंने सही जगह लगाने की बजाय गलत जगह पे लगाया, और गलत जगह से ही उन्होंने नाम न सही बदनामी जो भी कमाई। लेकिन ये चीज़ों का एहसास बाद में होता है। सर कृतिका आनंद है, बोल रही है शम्स भाई कि आपको कभी ऐसा सामना करने को मिला है कि किसी क्रिमिनल ने आपसे कहा हो कि सर मुझसे गलती हो गई, काश मैं पहले सुधर जाता। कृतिका जी, ऐसे बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल मिले हैं जिन्होंने, जब मैं उनके पास गया या उनका इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा कि मुझसे ये मतलब गलती हो गई। या एक सीरियल किलर ही था जिसने 30-40 बच्चों को मारा था, उसने भी ये बोला कि अब मुझे एहसास होता है। इवन मैं पार्लियामेंट अटैक के केस की अफजल गुरु की भी बात करूँगा। अफजल गुरु से जब बात हुई तब बीच में कहा था कि हाँ, जिस तरीके से मोटिवेट किया गया और वो सारी चीज़ें उस वक्त तक समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब एहसास होता है कि जो उस वक्त मैंने किया था वो गलत किया था। तो ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल होते हैं जिनको बाद में रियलाइज़ होता है, एहसास होता है कि उन्होंने तब जो किया था वो सही नहीं था। लेकिन वही है कि वक्त रहते इन चीज़ों को वो नहीं समझ पाते हैं। जब वक्त निकल जाता है तब ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। सर गुड़िया जी हैं, बोल रहे हैं कि सर एक समुंदर के बीच में ऐसा जेल और वहां से एक किनारे तक पहुंचना अपने में ही बहुत बड़ी कामयाबी है, सरकार को इन्हें इनाम देना चाहिए था। गुड़िया जी कह रहे हैं इन लोगों को इनाम देना चाहिए था। नहीं, देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा क्राइम के नज़रिए से हट कर देखें तो ये है तो वाकई वो काम जो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको मालूम है कि भागते हुए पकड़े जाने का मतलब भी मौत है और समंदर में उतरने का भी मतलब मौत है। मतलब उसने रिस्क लिया, जोखिम उठाया कि जो हो, लेकिन आज़ादी चाहिए तो जान हथेली पर लेकर ही सही, और यही चीज़ थी। तो ये है तो कि जिस तरीके से ये किया, इसके लिए दिलेरी, जीदारी चाहिए, और इसके लिए पूरी एकदम फुल प्रूफ प्लानिंग चाहिए। न सिर्फ ये, बल्कि उस नाव से उतरने के बाद समंदर में, कई ऐसी फिल्मों में भी हम लोगों ने देखा है, किस तरफ जाना है, कहाँ से शॉर्टकट है, कहाँ से जल्दी कोई टापू मिलेगा या कोई शहर मिलेगा या कोई किनारा मिलेगा। इन सारी चीज़ों का भी जाहिर सी बात है उसने पूरी तरह से तैयारी की होगी, प्लानिंग की होगी। सर राजवीर त्यागी बोल रहे हैं कि सर जो एफबीआई थी उन लोगों ने कभी एक्सेप्ट नहीं करी गलती, कि आपको लगता है कि उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए था ताकि दुनिया को उनकी एटलीस्ट बहादुरी तो पता चले। ऐसे बहुत सारे केस हैं जो राजवीर साहब, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, जाहिर सी बात है कोई भी एजेंसी बदनामी अपने सर पर लेके नहीं चलती है। तो उनका ये था कि ये भाग गए और वो पता नहीं कर पाए। एफबीआई के ऐसे बहुत सारे अच्छे काम भी हैं, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कभी वो सॉल्व नहीं कर पाए। 1-2 केस तो आपको सुनाया भी मैंने, तो कभी मिला नहीं। लेकिन ये अगर ये डॉक्यूमेंट्री ना आती और वो ब्रदर, उसका भाई जो रॉबर्ट है, वो सामने ना आता, तो शायद एफबीआई की इस रिपोर्ट को ही सच माना जाता। लेकिन बाद में इतने सारे पुख्ते सबूत जो सामने आए, उसने एफबीआई की रिपोर्ट पे सवालिया निशान खड़ा किया। लेकिन एफबीआई की उस वक्त को अगर आप देखें तो सिचुएशन ही ऐसा था कि एक समंदर के बीच में जेल, कोई प्रॉपर नाव नहीं है, बोट नहीं है, और आप इतनी दूरी तक का सफ़र यूं ही आप कर लें उसी में, तो बचने के चांसेस कम हैं। लेकिन यही होता है, कई बार ऐसे चमत्कार भी हो जाते हैं। सर आशुतोष जी हैं, बोल रहे हैं कि सर जो अभी मोदी जी अमेरिका में, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये केस भी अमेरिका का ही है। आशुतोष जी, मोदी जी अमेरिका में, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने यूएन को संबोधित किया, करीब बात किया, और आज शायद, आज के बाद अभी वो फ्री है, तो या तो आज वापसी है देश या कल वापसी है। तो अभी तो पिछले 5-6 दिन से न्यूज़ के हिसाब से देखें तो मेरी अगर आप राय लें तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि यूएन और बाकी चीज़ें वहाँ पे इतनी ज़्यादा हावी थी सारी चीज़ें, या फिर हाउडी मोदी, कि हमारे जो बाकी अपने देश की खबरें थी वो कहीं अभी सेकेंडरी थी, दब के रह गई थी। तो हम लोगों के लिए भी थोड़ा इजी हो जाता है ऐसी चीज़ें, जब कुछ और हो रहा हो और आपके बीट से हटके हो तो आप पे थोड़ा प्रेशर कम होता है। तो जैसे क्राइम रिपोर्टिंग में ये था कि पिछले कुछ दिनों से प्रेशर कम था, और एक अच्छी चीज़ ये भी थी कि कोई मेजर क्राइम हुआ नहीं इस दौरान, पिछले 5-6-7 दिनों में। तो हम लोगों के लिए थोड़ा सा रिलैक्स भी था और ठीक ठाक था। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। सर सोनू गुप्ता है, बोल रहे हैं सर आपकी स्टोरी सुनाने का अंदाज बहुत अच्छा है। राहुल सिंह है, बोल रहे हैं मुझे आपका स्टाइल बहुत पसंद है। सोनू साहब, राहुल साहब, थैंक यू वेरी मच। और सर राहुल चौधरी हैं, बोल रहे हैं सर अगर सवाल थोड़ा ऊपर से। राहुल चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके लिए भी। सर ऋषि जैन है, बोल रहे हैं कि सर सहमत एक इंडियन स्पाई के ऊपर कब कहानी सुनाएंगे। जी ऋषि साहब, मैं सहमत के ऊपर जल्दी आपको कहानी सुनाता हूँ, और उस पर तो बाकायदा फिल्म भी आ चुकी है, राजी हाल में आपने देखी भी होगी। मैं जल्दी सुनाता हूँ। सर प्रशांत आयुष बोल रहे हैं सर पार्टीशन के बारे में कुछ बताएंगे कभी कहानी के तौर पर।
चलिए प्रशांत साहब, मैं पार्टीशन के ऊपर भी कभी कहानी सुनाऊंगा। मुझे लगता है क्राइम रिपोर्टर के साथ साथ कई लोग मुझे हिस्टोरियन भी बना देंगे, कुछ और भी बना देंगे, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत में, आप लोगों के प्यार में कुछ भी बनने को तैयार हूँ। तो ये भी करता हूँ। आज अब यहीं पे विराम देते हैं, रुकते हैं। कल मुलाकात होगी आपसे, हालांकि कल सैटरडे है, शनिवार है, कल कहानी रिकॉर्डेड होगी, लेकिन होगी ज़रूर। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए। थैंक यू वेरी मच।